yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरा नाम गुलनाज है। मेरे वालिद साहब की लापरवाही ने मेरी माँ को हलकान कर डाला था। हर वक्त वो अफसरदा और गमज़दा रहती थी। एक सौतन का दुख क्या कम था कि अब्बू ने एक और ख़ूबसूरत औरत से शादी कर ली। हालांकि इस वक्त हम बच्चे जवान थे और अब्बू अढेर उम्र की सरहद से गुजर चुके थे। बुरा हो दौलत का कि मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दौलत ही थी जिसकी चाह ने मेरे वालिद को गलत राह पर डाला, और ये दौलत इनके खून पसीने की कमाई न थी, ना ये रिस्क हलाल था कि वो इसकी कदर जानते। ये तो काला धन था जो गलत तरीक़ों से हासिल किया गया था। ये बात तो साबित है, जो रिस्क हलाल कमाता है वो हमेशा राह रास्त पर रहता है, मगर हराम की कमाई में भटकने के मौके ज़्यादा होते हैं। अब्बू एक स्मगलर थे, तब ही इनकी कमाई को हराम कहा जाता था। फिर वो भटक भी गए। दूसरी शादी तक अम्मी जान ने समझौता किया, बच्चों की खातिर अलहदगी न ली। वालिद साहब अस खुद इनसे अलहदा हो गए। कभी कभार आते और सिर्फ खर्चा देने की हद तक हमसे ताल्लुक़ रखते थे। प्यार और मोहब्बत के रिश्ते सब ख़त्म कर दिए थे। वालदा इस वजह से दुखी रहती थी, मगर हमको हिम्मत दिलाती थी कि तुम लोग इन बातों का ज़्यादा असर न लिया करो, वरना जहन गंदा हो जाएगा और पढ़ाई का हर्ज होगा। वो खुद अपने दुखों से अकेली लड़ रही थी, हम पर कोई आँच ना आने देती थी। दूसरी शादी के 5 बरस बाद अब्बू ने तीसरी औरत से ताल्लुक़ जोड़ लिया। ये तीसरी औरत हम सब के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई थी। वो इस कदर बेगाना हो गए कि कभी कभार का आना और हमसे मिलना मौक़ूफ़ हुआ और ख़र्चा भी बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल संगीन थी। पढ़ाई जारी रखना मुहाल हो गया। अम्मी को घरेलू मुलाजिम और ड्राइवर वगैरह को निकालना पड़ा, लेकिन खाने पीने में कहाँ तक कमी करती। पढ़ी लिखी थी, चूल्हा हांडी गर्म रखने को बिल आखिर उन्होंने मुलाजमत कर ली। इन्होंने नज़दीकी स्कूल में जॉब कर ली। ये एक प्राइवेट स्कूल था, यहाँ टीचर्स को कम उजरत मिलती थी। अम्मी जान परेशानियाँ झेलते झेलते बीमार हो गई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि इनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। अस्पताल घर से काफ़ी दूर था, पैदल का रास्ता ना था, टैक्सी में जाना होता था। अम्मी के पास कभी मैं, कभी मेरी छोटी बहन और कभी मेरा भाई ठहर जाते थे। हम बारी बारी ड्यूटी देते थे। वालिद साहब को अम्मी की बीमारी की इत्तला कराई, लेकिन वो नहीं आए और ना ही इलाज के लिए इन्होंने रकम भिजवाई। अम्मी जान का जेवर हमने ओने पोने फ़रोख्त करके इनका इलाज शुरू कर दिया। माँ की हालत देखकर मुझे बेहद दुख होता। शुक्र है मकान अपना था, वरना शायद किसी मैदान में झुग्गी डालनी पड़ती, क्योंकि मकान का किराया देने की भी हम में सकत न थी। ताज्जुब है कि कुछ बाप इतने बेहिस हो जाते हैं कि अपनी अयाशियों की खातिर इनको औलाद और घर बार की भी फिक्र नहीं होती। पहले सिर्फ वालदा ही अब्बू के लिए बेहिसी का मातम करती थी, अब हम भी इस सदमे का शिकार हो गए। मैं तो छुप छुप कर रोती थी कि अल्लाह, हमारे बाप को तो दूसरी औरतों ने छीन लिया, अब माँ को हमसे मत छीन लेना, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखना। वो एक अंधेरी रात थी। बादल आसमान पर छाए हुए थे और रात तारीक होती जा रही थी। जब हम अम्मी को देखकर अस्पताल से बाहर आए तो दिल बोझल था। इनकी हालत ठीक न थी। शब के 12 बजे थे, मगर अस्पताल के बाहर रिक्शा और टैक्सी वाले कतार में मौजूद थे।
ان میں کچھ ٹیکسی والے ایسے بھی موجود تھے جو دعا کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو جائے تاکہ وہ اپنا کرایہ دگنا کر دیں اور زیادہ منافع کما سکیں۔ انہی میں وہ ٹیکسی والا بھی تھا جس کا نام تو رمیز تھا، لیکن اس کو سب راجو کہا کرتے تھے۔ دراصل اس کے سیٹ کا دیا ہوا یہ لقب تھا۔ یہ ایک امیر آدمی کا ملازم تھا۔ وہ سیٹ کے ہر جائز اور ناجائز کام میں اس کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ اس کے عوض سیٹ نے اس کی فرمائش پر یہ ٹیکسی اس کو لے کر دی تھی اور اب وہ فارغ وقت میں اسے چلاتا تھا کیونکہ اسے یہ کام اچھا لگتا تھا۔ دراصل ڈرائیوری سے اسے کافی انس تھا۔ اسی مشغلے کے ذریعے ہی